भारत में हरित क्रांति को सूखे, बाढ़ इत्यादि जैसे कृषि संकटों के दौरान अनाज की पूर्ति के लिए विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट राष्ट्र बनाने की परिकल्पना भी की गई है। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति से पहले स्थितियां क्या थीं? भारतीय कृषि का ध्यान केवल संस्थागत सुधारों पर था, न कि तकनीकी सुधारों पर। 1949 से लेकर 1965 के मध्य प्रतिवर्ष 3% की कृषि विकास की दर प्रशंसनीय थी। इसके बावजूद 50 के दशक के मध्य से ही और 60 के दशक के मध्य में खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ रहा था। शताब्दी के प्रथमार्ध में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर केवल 1% थी। आज़ादी के बाद इसमें भारी वृद्धि हुई और यह दर बढ़कर 2.2% हो गई। प्रति व्यक्ति विकास दर में धीमी लेकिन निरंतर वृद्धि और नियोजित औद्योगिकरण में भारी निवेश के साथ भारतीय कृषि पर दूरगामी भार बढ़ता चला गया। इससे भोजन की मांग में वृद्धि होने लगी, जिससे भारतीय बाजार पूरा नहीं कर पा रहा था। 50 के दशक के मध्य तक खाद्यान्नों के दाम बढ़ने लगे। भोजन की कमी को पूरा करने तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए भारत को खाद्यान्नों का अधिकाधिक आयात करना पड़ा। चीन और पाकिस्तान के साथ लड़े गए दो युद्धों 1965 और 1966 में लगातार पड़े दो अकालों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में 17% एवं खाद्यान्न उत्पादन में 20% तक की कमी हुई। इससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ने लगीं। भारत पाकिस्तान युद्ध, वियतनाम संबंधी भारत की नीति और भारत को अमेरिकी नीति मनवाने के इरादे से अमेरिका ने भारत को खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगाने की धमकी दी। काफ़ी लंबे समय से भारत अमेरिका द्वारा PL 480 स्कीम के तहत खाद्यान्न आपूर्ति पर निर्भर था। 60 के दशक की विषम परिस्थितियों के कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न में आत्मपूर्णता भारतीय नेतृत्व की प्रथम वरीयता बन गई। हरित क्रांति से पहले कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए? नेहरू के युग के दौरान ऐसी गलत धारणा प्रचलित थी कि उन्होंने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की और इसकी बजाय तीव्र औद्योगिकरण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया। परंतु समय के साथ यह अवधारणा परिवर्तित होती गई। तेजी से औद्योगिकरण करने के अपने सपने को पूरा करने के सिलसिले में नेहरू कृषि के विकास को प्रमुखता से प्रति पूरी तरह सचेत थे। नेहरू शुरू से ही संस्थागत सुधारों के साथ साथ आधुनिक कृषि का वैज्ञानिक तकनीकी आधार तैयार करने पर भी जोर दिया करते थे। विशाल सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, कई कृषि विश्वविद्यालय, शोध प्रयोगशालाएं, कृत्रिम खाद के कारखाने इत्यादि विकसित किए गए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समयों पर 3 भिन्न भिन्न चरणों में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का पहला चरण 1962 से 65 से 1970-73 के हरित क्रांति के प्रथम चरण में अखिल भारतीय मिश्रित विकास दर 2.08% प्रतिवर्ष थी, लेकिन यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के कारण हासिल हो सकी। इन राज्यों की वृद्धि औसत से अधिक थी। इस दौरान पंजाब में 6.63% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1970-73 से 1980-83 के दूसरे चरण में उच्च उत्पादन वाले बीजों की तकनीक के सहारे गेहूं की जगह धान के उत्पादन पर जोर दिया गया। फलस्वरूप हरित क्रांति देश के अन्य भागों में भी फैल गई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु इत्यादि में। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र गति के फलस्वरूप अब 2.38 प्रतिवर्ष की अखिल भारतीय विकास दर से अधिक तेजी से विकास कर रहे थे। हरित क्रांति का तीसरा चरण 1980-83 तथा 1992-95 के बीच का हरित क्रांति का तीसरा चरण बड़े उत्साहवर्धक और महत्वपूर्ण नतीजे दर्शाता है। हरित क्रांति का अब कम विकास वाले पूर्वी क्षेत्रों में फैल जाना, यथा पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में 5.39% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। दूसरे क्षेत्रों का भी तेजी से विकास हुआ, जैसे दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। वास्तव में दक्षिणी क्षेत्रों में पहली बार उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक विकास दर दिखाई पड़ी। तीसरे चरण के अंत तक विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पादन विकास स्तरों में एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन के बीच अंतरों का गुणांक पिछले दशकों की तुलना में काफ़ी गिर गया था। विकास का स्वरूप कहीं अधिक विविध हो गया, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं काफ़ी कम हो गईं और ग्रामीण खुशहाली का अधिक प्रसार हुआ।
हरित क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण सरकारी पहलें। कृषि में सरकारी निवेश बढ़ गया। कृषि को दी जाने वाली संस्थागत वित्तीय मदद 1968 से 1973 के मध्य दोगुनी हो गई। 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया। इसकी कोशिश यह थी कि किसान के लिए निरंतर उत्पादक मूल्य के जरिए बाजार की गारंटी दी जाए। सार्वजनिक निवेश, संस्थागत कर्जों, उत्पादक मूल्यों और कम कीमत पर नई तकनीक उपलब्ध कराने से किसानों द्वारा निजी निवेश के मुनाफे की क्षमता बढ़ गई। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में कुल सकल पूंजी निर्माण अधिक तेजी से बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि दिखाई पड़ी। यह हरित क्रांति से पहले के 10 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष से बढ़कर 70 के दशक में करीब 25 लाख टन हेक्टेयर प्रति वर्ष तक पहुंच गया। इसी समय FCI बनाया गया, राष्ट्रीय बीज निगम बनाए गए, CADP जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे? हरित क्रांति के तीनों चरणों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। 80 का दशक आते आते भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। उसके पास 3 करोड़ टन से अधिक का जमा भंडार तैयार हो गया। इतना ही नहीं, पिछले कर्जे चुकाने के लिए वह खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा। यहाँ तक कि अनाज की कमी वाले देशों को अनाज उधार के रूप में देने लगा। इसी अनुकूल परिस्थिति के कारण भारत 1987 और 1988 के अकालों का सामना बिना किसी बड़े पैमाने की विदेशी सहायता के कर पाया, जबकि 60 के दशक में उसने बड़ी विदेशी सहायता ली थी। कृषि विकास दरें बरकरार रखने के अलावा हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बाजार में बेचे जाने लायक खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि थी। PL 480 तथा अन्य प्रकार के आयातों पर निर्भरता समाप्त होना भारत के लिए आत्मनिर्भर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। नई हरित क्रांति तकनीकी न सिर्फ आकार से स्वतंत्र है, अपितु इसमें आकार और उत्पादकता के मध्य विपरीत अनुपात भी है। 21% जमीन के छोटे मालिक कृषि के कुल उत्पादित मूल्य का 26% तक उत्पादित करने में सफल हुए। इसके लिए उन्होंने बड़े किसानों के मुकाबले प्रति इकाई जमीन पर अधिक कच्चे माल यानी कि अधिक निवेश का प्रयोग किया। हरित क्रांति ने छोटे किसानों को भूमिहीन होने से बचा लिया। नई तकनीक, बेहतर बीजों एवं अन्य कृषि सामानों के प्रयोग से छोटा किसान अधिक सक्रिय हो उठा और संकट के समय उसे अपनी जोतों को बड़े किसानों को बेचना नहीं पड़ा। खेती में रोजगार पैदा करने के अलावा हरित क्रांति ने गैर कृषि ग्रामीण और अर्ध शहरी रोजगार पैदा किए। इसके जरिए कृषि उद्योगों, व्यापार, कृषि उत्पादों का भंडारण, खाद, कीटनाशक दवाओं इत्यादि के उत्पादन में भारी वृद्धि, ट्रकों, ट्रैक्टरों, बिजली और डीजल पंपों तथा अन्य प्रकार के कृषि सामानों एवं मशीनों इत्यादि में विकास के जरिए रोजगार का निर्माण हुआ है। हरित क्रांति के बाद ग्रामीण आय में वृद्धि के फलस्वरूप गांवों में मिस्त्रियों, बढ़इयों, दर्जियों, बुनकरों इत्यादि की मांग बढ़ गई। साथ ही फैक्ट्रियों में उत्पादित उपभोक्ता सामानों जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, घड़ियों, साइकिलों, पंखों, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीनें इत्यादि से लेकर कारों और एयर कंडीशनरों तक के जैसे सामानों की मांग बढ़ गई। कृषि के बड़े परिवर्तनों के फलस्वरूप खाद्यान्नों का बड़ा स्टॉक इकट्ठा होने के कारण रोजगार पैदा करने वाले तथा गरीबी कम करने वाले कार्यक्रम आरंभ किए गए, खासकर कृषि की दृष्टि से पिछड़े इलाकों में। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हरित क्रांति का ग्रामीण गरीबी पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता, भोजन की तुलनात्मक कीमतों में कमी, जिन पर गरीबों का सबसे अधिक खर्च होता था, कृषि तथा गैर कृषि रोजगार पैदा करने में, वेतन में वृद्धि करने में इत्यादि के रूप में दिखाई पड़ता है। परंतु हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी रहे। वर्गों और क्षेत्रों के बीच भारी असमानता और ध्रुवीकरण ने अपने अधिकारों हेतु उग्रपंथ का मार्ग अपनाने के लिए गरीब किसानों को संगठित करने का मौका दे दिया। वामपंथी संगठनों को भी यही मौका मिला। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप मध्यवर्गीय किसान वर्ग का भी उद्भव हुआ। मध्यम जोत वाले इन मध्यवर्गीय किसानों को इन परिवर्तनों से काफी लाभ हुआ और बाद में देश के कई हिस्सों में यह वर्ग राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरा। हाल के वर्षों में पर्यावरण के विनाश और कृषि विकास बनाए रखने की समस्याएं उभरी हैं। रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से हुए नुकसान और पंजाब जैसी जगहों में लंबे काल तक उनके प्रयोग से विकास दर ज्यों की त्यों बने रहने की समस्याएं पैदा हो गई हैं। हरित क्रांति वाले कई क्षेत्रों के अंदर का पानी अत्यधिक मात्रा में बाहर निकाला गया है, लेकिन जल पुनर्भरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। वे काश्तकार और बटाईदार ही घाटे में रहे जिन्हें सुरक्षा नहीं मिली थी। भू राजस्व और भूमि का मूल्य हरित क्रांति के इलाकों में बढ़ने के साथ इन तबकों पर दबाव बढ़ने लगा। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों के कृषक समुदायों को खुश करने के लिए अधिकतर राज्य सरकारें कृषि योग्य
विद्युत आपूर्ति अनुदानित कीमतों पर या कभी कभी एकदम मुफ्त उपलब्ध कराती हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्थिति पर दूरगामी रूप से प्रभाव पड़ रहा है।